अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लेसन नंबर 14 से लेसन नंबर 22 तक के नोट्स। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ, उसके लिए माजरत। लेसन नंबर 14 में जो आपने सबसे पहले ये जो चीज़ करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने हाईलाइट कर दिया है। तो इधर से अफेक्टिव राइटिंग के लिए राइटर को क्या चीज़ें जो हैं वो अचीव करनी होती हैं, उसके लिए शोइंग एक्शंस, ठीक है। ये 4-5 ऑप्शंस लिखे हुए हैं, ये आपने करनी है। उसके बाद इनको ज़्यादा डिटेल से देखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपको पता है कितना लॉन्ग जो है वो नहीं पूछा जाएगा और एक्शन का भी आपको पता है। तो बस वही नेम्स देख लें, ठीक है। अगर आपको पूछा जाएगा पेपर में तो वही पूछा जाएगा। नेक्स्ट ये है डायरेक्ट स्टेटमेंट। डायरेक्ट स्टेटमेंट आपको पता है कि कोई डायरेक्ट बात करना, ठीक है, बात को गोल गोल ना करना। तो इसका बस यही मीनिंग है। तो नेक्स्ट हम आ गया लेसन नंबर 15 पे। तो लेसन नंबर 14 में कोई ख़ास इतनी चीज़ नहीं थी इम्पोर्टेंट जो आप करें। लेसन नंबर 15 में यहाँ पे एक टेबल्स, ठीक है। टेबल की डेफिनेशन जो है उसका आपको पता होना चाहिए कि टेबल में हम इंफॉर्मेशन जो है वो न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं और टेबल जो है वो कॉलम मींस रोज़ एंड कॉलम्स की फॉर्म में होता है। तो इस तरह से तो छोटी सी डेफिनेशन, बिकॉज ये एमसीक्यूज में आपसे पूछी जा सकती है। और उसके बाद द ग्राफ। ग्राफ की ये डेफिनेशन है, ये आपने करनी है कि ग्राफ क्या करता है, दो चीज़ों के दरमियान रिलेशनशिप को शो करता है। और ग्राफ में हम एक चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एक्सिस पे और एक को वर्टिकल एक्सिस मींस वाई एक्सिस पे। तो ग्राफ की डेफिनेशन एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है। उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन में 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद है बार ग्राफ। बार ग्राफ क्या है, बार ग्राफ भी लाइन ग्राफ की तरह ही होता है, ठीक है। बस उसमें चेंजिंग क्या होती है कि इसमें हम डॉट्स यूज़ करते हैं, ठीक है, लाइंस की बजाय। लाइन ग्राफ में हम लाइंस यूज़ करते हैं। उसके बाद जो चीज़ है वो ये है, ये देखिए यहाँ पे है एब्सोल्यूट, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो यहाँ पे एक फॉर्म दी हुई है इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो उसकी कंपैरेटिव फॉर्म कौन सी है, जब उसके आगे मोर लगा देंगे, ठीक है, तो मोर इंटरेस्टिंग एक कंपैरेटिव फॉर्म होगी उसकी। और जब कहा जाएगा कि सुपरलेटिव फॉर्म लिखे तो उसके लिए हमें क्या लगाना होगा, मोस्ट। इंटरेस्टिंग के आगे मोस्ट लगा देंगे तो वो सुपरलेटिव फॉर्म हो जाएगी। यहाँ पे आपने याद ये रखना है, एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ये देखें, एक ये था और एक ये। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, मोर और मोस्ट लगा रहे थे, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं, ई आर और ई एस टी। तो ये डिफरेंस आपने याद रखना है, कौन से वर्ड्स हैं जिनके आगे मोर और मोस्ट लगेगा और कौन से वर्ड हैं जिनके आगे हम ई आर और ई एस टी लगाएंगे। तो उसके बाद ये एमसीक्यूज़ के लिए था। मज़ीद लेसन 15 में भी कोई इतनी ख़ास चीज़ नहीं है। उसके बाद ये है एक्सरसाइज उन्होंने दी हुई है। एक्सरसाइज में क्या है, ये देखें, यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो इस तरह से आपको फिल इन दी ब्लैंक्स दी होंगी, ठीक है। आपने अपना इक्विवेलेंस, नॉन इक्विवेलेंस, सुपरलेटिव, ये कॉन्सेप्ट जो है ये अपने क्लियर रखने हैं। और इस तरह से आपको फिल इन दी ब्लैंक्स दी हो सकती है और पूछा होगा कि ये कौन सी है, ठीक है, इक्विवेलेंस है, नॉन इक्विवेलेंस है, ये सुपरलेटिव है। तो इसका कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करनी ताकि आपको पूछा जाए तो आप बता सकें। ये देखें, उसने एक्सरसाइज को सॉल्व करके भी बताया है। तो ये फिल इन दी ब्लैंक्स थी, इसको रीड करके आपने बताना था कि ये इक्विवेलेंस है, सुपरलेटिव है या फिर नॉन इक्विवेलेंस। तो जो जो यहाँ पे थी, ठीक है, उसने वहाँ पे लिख के आपको बता दिया है। तो इस तरह से आपने भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है इस चीज़ की। उसके बाद लेसन नंबर 16। लेसन नंबर 16 में क्या है, यहाँ पे कुछ टोन्स हैं, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक, बिटर, टॉलरेंट, सेंटिमेंटल, ठीक है, होमोरस और, ठीक है, 6 टोन्स हैं। तो इन टोन्स को आपने इनके मीनिंग्स गूगल पे सर्च करें, ठीक है, ताकि आपको पता चले। ये जैसे ये बीटर है, बीटर क्या मतलब सख्त, ठीक है, सख्त आवाज़ में बोलना, मतलब सख्ती से। तो इस तरह से आपको क्या दिया जा सकता है, यहाँ से क्या पूछा जाएगा कि आपको सेंटेंसेस दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि ये कौन सी टोन है, ठीक है। तो आपने उसका बताना होगा। जैसे ये देखिए, ये यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, उसके बाद उसने पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट, या इस तरह से आपको ऊपर ऑप्शन दिए हो और कहा हो कि इनमें से एक सिलेक्ट करें जो इस सेंटेंस में फिट होता है। तो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है कौन सा है, ठीक है, उसके टोन के लिहाज से। तो इसकी भी प्रैक्टिस करें और गूगल से इसके मीनिंग सर्च करें ताकि आपको मज़ीद अंडरस्टैंडिंग में इजाफा हो आपकी और आपको अच्छे से समझ आए। उसके बाद ये 2-3 डेफिनेशंस है यहाँ पे। आयरनी, आयरनी में क्या है, ठीक है, आयरनी एक जो है वो टोन है, टोन है और ये फेमिलियर
ठीक है। इसका आपको मज़ीद पता नहीं होगा, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये किस तरह की टोन है। तो ये टोन जो है ठीक है, ये इस तरह की है कि जब हम बात करते हैं ठीक है, तो उसका वही मीनिंग नहीं होता जो हम बात कर रहे हैं ठीक है, उसका ओपोजिट मीनिंग होता है ठीक है। हम कुछ कह रहे हैं और मीनिंग उसका कुछ हो, जैसे जैसे मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं आई ठीक है, और अगले को लग रहा था कि मुझे ये चीज़ बहुत पसंद आएगी, तो उसने मुझसे पूछा कि ये चीज़ अच्छी है या नहीं, तो मैं उसे कहूँगी हाँ हाँ बहुत अच्छी है ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे वो चीज़ पसंद नहीं आई ठीक है, बट मैं क्या कह रही हूँ, हाँ हाँ बहुत अच्छी है। तो ये अरोनिमी आएगा ठीक है, कि जो हम कह रहे हैं बिल्कुल उसका ओपोजिट मीनिंग हो। तो इस तरह से आपको टोन्स का भी पूछा जा सकता है ठीक है, सेंटेंसेस दिए हैं और पूछा जाओ ये कौन सी टोन है, तो इसलिए आपने इसकी भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट इसकी दो फॉर्म्स हैं, एक है सिचुएशनल एंड वर्बल। तो डिस्क्रिपेंसी, एरोनिमी ऑलवेज जो है वो डिस्क्रिपेंसी होती है ठीक है। उस डिस्क्रिपेंसी का मतलब क्या है कि समथिंग डज नॉट क्वाइट फिट ठीक है, तो उस लिहाज से जो हम बात कर रहे हैं उस लिहाज से वो फिट नहीं हो रही, बट हम वो कह रही हैं ठीक है। जैसे मैं वहाँ पे कह रही थी कि हाँ हाँ बहुत अच्छी है, तो ये डिस्क्रिपेंसी ही थी। उसके बाद क्या है, हमारे पास टू फॉर्म्स है, सिचुएशनल एंड वर्बल। तो अब हम सिचुएशनल और वर्बल के बारे में बात कर लेते हैं। सिचुएशनल एरोनी क्या है, ये तब होती है जब सिचुएशन ठीक है, सिचुएशनल से भी हमें पता चल रहा है कि सिचुएशन व्हेन द डिस्क्रिपेंसी लाइज इन द सिचुएशनल इटसेल्फ, यू एक्सपेक्ट समथिंग बट समथिंग एल्स हैपन ठीक है। तो सिचुएशन के लिहाज से जैसे उसने मुझे कहा था कि ये उसको लगा कि मुझे ये चीज़ जो है बहुत पसंद आएगी ठीक है, उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसे ये था कि ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आएगी ठीक है, तो बट वो मुझे पसंद नहीं आई ठीक है। तो ये सिचुएशन के लिहाज से हो सकता है वो मुझे पसंद आ जाती, तो ये सिचुएशनल आयरानी होती है ठीक है। इस तरह से आपने मज़ीद जो एग्जांपल्स हैं वो देखनी है। वर्बल आयरोनी, वर्बल आयरोनी अकर्स व्हेन देयर इज डिस्क्रिपेंसी बिटवीन व्हाट इज सेड एंड व्हाट इज मीन ठीक है। तो ये भी वही होती है कि हम बिल्कुल ऑपोजिट बात कर रहे हैं, यूजुअली द एग्जैक्ट ऑपोजिट आर्नी और ऑपोजिट व्हाट इज मीन। तो व्हाट इज सेड एंड व्हाट इज मीन कि हम कुछ कह रहे हैं मीनिंग उसका कुछ है, सेम वही जो आयरोनी है ठीक है, उसको ही बस थोड़ा सा चेंज करके सिचुएशन और वर्बल में चेंज कर दिया। तो इनकी आपको पहचान होनी चाहिए ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। 5 मार्क्स का भी पूछा जा सकता है कि फिल इन द ब्लैंक्स बना के दी हुई हैं और आगे पूछा हो कि ये कौन सी टोन है, तो ये आपने बताना है, या फिर MCQs में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट क्या है, अ गुड आर्ग्यूमेंट इज़ वन इन विच यू मेक अ पॉइंट एंड देन प्रोवाइड सपोर्ट टू बैक इट अप। तो आर्ग्यूमेंट हमारे पास क्या है कि अच्छा आर्ग्यूमेंट वो होता है जिसके लिए हमारे पास कोई एविडेंस हो ठीक है, कोई प्रूफ हो, कोई पॉइंट हो जिसको हम अपनी बात को हम प्रूव कर सके ये करेक्ट है या नहीं ठीक है, तो यही आर्गुमेंट है। आर्गुमेंट के बाद हमारे पास है फ्लासीज। फ्लासीज क्या होती है, जो इग्नोर करती हैं इशू को, असल बात को जो इग्नोर कर देती हैं वो क्या होती हैं, वो फ्लासीज होती हैं ठीक है। फ्लासीज डेट जनरलाइज, टू टाइप्स ऑफ फ्लासीज होती हैं ठीक है, जनरलाइज भी हो सकती हैं और ओवर सिंप्लीफाई भी हो सकती हैं। तो देन इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। फ्लासीज डेट इग्नोर द इशू ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ फ्लासीज होती हैं जो इग्नोर करती हैं इशू को, जो असल बात को इग्नोर कर देती हैं। तो फर्स्ट क्या है, चेंजिंग द सब्जेक्ट ठीक है। तो चेंजिंग द सब्जेक्ट मतलब असल बात से हटकर बात करना, और सर्कुलर रीजनिंग, बात को गोल मगोल कर देना ठीक है, और पर्सनल अटैक ठीक है। पर्सनल अटैक जो ज़्यादातर ये पॉलिटिक्स में होता है ठीक है, सियासतदान जो करते हैं ठीक है, असल बात जो होती है वो नहीं करते और उस पर पर्सनल अटैक कर दें कि खुद तुम ऐसी हो ठीक है और ऐसी हो ठीक है, यही है पर्सनल अटैक। पॉलिटिक्स में ही ज़्यादातर ये होता है। तो इन तीनों की भी आपने डेफिनेशंस करनी है और इनको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है। ये भी आपसे सेंटेंसेस दिए होंगे और पूछा होगा ठीक है कि ये कौन सी फ्लैसी है, इसको अंडरस्टैंड करनी या फिर बताएं ठीक है। तो इन तीनों में से आपने बतानी होगी। यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल में भी आपसे प्रैक्टिस के लिए लिखा होगा। उसके बाद क्या है, फ्लैसेस डेट जनरलाइज ठीक है। तो अब मैंने आपको वो भी बताया था, जनरलाइज और सिंप्लीफाई फ्लैसेस भी होती हैं। उसकी कितनी टाइप्स हैं, 4। फर्स्ट क्या है, हैस्टी जनरलाइजेशन, फॉल्स क्लॉज, फॉल्स कंपैरिजन, आइदर या फॉल्स ठीक है। तो हैस्टी जनरलाइजेशन कौन सी है, पर्सन हु ड्रॉज अ कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ इनसफिशिएंट एविडेंस इज मेकिंग अ हैस्टी जनरलाइजेशन।
तो नीचे उसने एग्जांपल दी हुई है कि अडानीज आर वेरी स्टूपिड पीपल एज दे हैव नो टैलेंट फॉर मैथमेटिक्स। वो क्या क्या कह रहा है कि अडानी जो होते हैं वो बहुत स्टूपिड होते हैं क्योंकि उनमें मैथमेटिक्स का टैलेंट नहीं होता। तो वो ये बात किस बिना पे कर रहा है, इस बिना पे कि 2 अडानी जो थे उनका पेपर हुआ था उसके साथ, ठीक है। तो वो कह रहा है कि वो सबसे पीछे थे क्लास में, ठीक है, तो सबसे कम मार्क्स उनके आए थे। तो इस वजह से वो कह रहे हैं कि तमाम ईरानी जो होते हैं वो स्टूपिड होते हैं, उनको मैथमेटिक्स की बिल्कुल समझ नहीं है, ठीक है। बट ये हैस्टी जनरलाइजेशन है, ठीक है, ये गलत बात है कि 2 लोगों की बिना पे वो तमाम ईरानीज को कह रहा है कि ये इनमें टैलेंट नहीं है मैथमेटिक्स का। हो सकता है उन 2 को ना हो, अदर्स को हो, ठीक है। तो ये हैस्टी जनरलाइजेशन है। 2 लोगों की बुनियाद पे वो तमाम लोगों को कह रहा है कि उनको मैथमेटिक्स का टैलेंट नहीं है। नेक्स्ट फॉल्स क्लॉज, ये आपको पता है कि गलत बात। नेक्स्ट फॉल्स कंपैरिजन का फॉल्स कंपैरिजन क्या है कि 2 चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट है और हम उनका कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर है, आइदर और फ्लॉसी, ठीक है। तो हमारे पास 2 सिचुएशंस हैं, ठीक है। हम एक सिचुएशन को नहीं देख रहे और दूसरी सिचुएशन को देख के कह रहे हैं कि हाँ ये ऐसा है, ठीक है। उसकी एग्जांपल क्या है कि दूस who oppose unrestricted speech are in reality in favor of consent, ठीक है। This statement ignores the fact that a person can believe in free speech। तो हाँ जी बिल्कुल ये सेम है, आइदर और फैल्सी, ठीक है। इट्स मीन कि हम 2 सिचुएशन है हमारे पास, बट हम क्या कर रहे हैं, हम एक सिचुएशन को देख के तो नतीजा खस कर रहे हैं, ठीक है, कि हाँ भाई ऐसा है, बट हम दूसरी सिचुएशन को नहीं देखते। तो इसमें यही है, जब एक सिचुएशन को देखेंगे दूसरी को ना देखेंगे तो वो कौन सी फ्लैसी होगी, आइदर और फ्लैसी। तो ये भी आपको पता चल गया। नेक्स्ट ये भी आपसे किस तरह पूछा जाएगा, या फिर इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, या फिर इसकी फिल इन द ब्लैंक्स बनाई होगी, ठीक है, और पूछा होगा कि ये कौन सी फ्लैसी है। इसके अलावा आपसे किस तरह पूछा जा सकता है कि आपसे MCQs में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है लेसन नंबर 17। लेसन नंबर 17 में क्या है, क्लोज फॉर कंप्रीहेंशन। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है व्हाट इज क्लोज प्रोसीजर, ठीक है। क्लोज प्रोसीजर है क्या, अ पैसेज इज सिलेक्टेड फ्रॉम विच वर्ड्स आर रिलेटेड रेगुलर इंटरवल्स। क्लोज क्या है कि एक पैराग्राफ दिया होगा, ठीक है, उसमें कुछ वर्ड्स जो हैं वो मिसिंग होंगे, ठीक है, रेगुलर इंटरवल से कुछ वर्ड्स डिलीटेड होंगे। तो आपका क्या काम होगा कि आपने उसको अंडरस्टैंड करना है उस पैराग्राफ को, ठीक है, और देन उसमें जो मिसिंग वर्ड्स होंगे वो लगाने हैं, और टू फिल द डिलीशन द लर्नर, ठीक है। तो कैसे आपको पता चलेगा कि कौन से वर्ड डिलीट हैं और कौन से आपको यहाँ पे फिल करने चाहिए, उसके लिए आपको टेक्स्ट पे जो लिखा होगा उसको सही से अंडरस्टैंड करना होगा, उस पर कंसंट्रेट करना होगा। तो इसके बाद नीचे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, क्लोज है सिवरल पॉइंट्स इन फेवर, ठीक है। क्लोज के कुछ पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, ये 3-4 पॉइंट्स हैं, ये आपने करने हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। उसके बाद है यहाँ पे ये एक पॉइंट था कि क्लोज जो है उसको आप तभी कर सकेंगे अगर आपको उसका मीनिंग पता होगा, ठीक है, उसको आप अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे पैराग्राफ को, देन ही आप उसकी कंप्लीशन कर सकेंगे, जो मिसिंग वर्ड होंगे वो फिल कर सकेंगे। उसके बाद नीचे उसने एक एक्सरसाइज दी हुई है आपको सॉल्व करने के लिए, ताकि आपको क्लोज की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है। तो ये पैराग्राफ दिया हुआ है और कुछ वर्ड्स इसमें मिसिंग हैं। तो मिसिंग कैसे कि देखिए फर्स्ट लाइन जो है यहाँ से फर्स्ट 2 सेंटेंसेस उसने कंप्लीट दी हुए हैं ताकि आपको स्टेटमेंट की अच्छे से समझ आ जाए। तो उन स्टेटमेंट को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस पैराग्राफ में क्या बात हो रही है, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंग आपने ये फिल इन द ब्लैंक्स जो है ये फिल करनी है। यही क्लोज प्रोसीजर है। और यहाँ पे ये देखिए उसने आपको सॉल्व करके भी बताया कि किस तरह से होगा, इसकी भी प्रैक्टिस करें। वैसे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत इसका आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। इसके बाद ये सारी एक्सरसाइजेज हैं क्लोज की। नेक्स्ट है लेसन नंबर 18, स्किमिंग एंड स्कैनिंग। स्किमिंग मतलब रीड करना, ठीक है, रीड आउट अगेन रीड करना, और स्कैनिंग मतलब उसमें कुछ चीज़ें ढूंढना। जैसे ये पैराग्राफ हो, ठीक है, इसमें मैं कहूँ कि यहाँ से इसको स्किमिंग करें एंड स्कैनिंग करें, मतलब आप इसको रीड करें अगेन और स्कैन करें। क्या स्कैन करना है आपने कि यहाँ से आप मेन आइडिया जो है वो स्कैन करें, ठीक है। तो यही है स्किमिंग एंड स्कैनिंग। नीचे उसने ये देख के बताया हुआ है, ठीक है, आपको 4 सेंटेंसेस दिए हुए हैं और पूछा हुआ है कि कौन सा मेन आइडिया। तो हम पैराग्राफ को आपने रीड किया, रीड करने के बाद आपने बताया कि हाँ ये वाला जो है ये मेन आइडिया है। तो मेन आइडिया का मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। इसके बाद क्या है,
एवरी स्टूडेंट से। देन ट्रू फॉल्स है सेम उसी तरह से जैसे हमने पहले मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ट्रू फॉल्स पूछे जाएंगे कि हाँ ये जो स्टेटमेंट है, ठीक है, ये पैराग्राफ में रीड करके बताओ कि ये स्टेटमेंट उसमें है या नहीं, ट्रू फॉल्स, ठीक है। उसके बाद क्या था, लोकेटेड इन्फॉर्मेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये सेंटेंस जो है, ठीक है, पैराग्राफ को रीड करेंगे और देखेंगे ये सेंटेंस कौन से पैराग्राफ में है, पैराग्राफ 1 2 3, ठीक है। तमाम पैराग्राफ में जिस पैराग्राफ में होगी वो यहाँ पे लिख देंगे पैराग्राफ 1, अगर 2 में है तो पैराग्राफ 2, तो यही लोकेटिंग इन्फॉर्मेशन है। ये देखिए नीचे उसने सॉल्व करके बताया है। नेक्स्ट क्या है, कॉन्टेक्सचुअल रेफरेंस। तो कॉन्टेक्सचुअल रेफरेंस में मैंने आपको बताया था, ये देखिए इट इज़ आल्सो कॉल्ड। तो आपको क्या करना होगा, आपने पैराग्राफ को रीड करना है, रीड करके आपने बताना है कि इट जो है ये किसको रेफर कर रहा है। इट बिकॉज यहाँ पे मेमोरी की बात हो रही थी पैराग्राफ में, तो इट्स मीन कि इट जो है ये रेफर कर रहा है मेमोरी को। तो यही उसने कॉन्टेक्सचुअल रेफरेंस में बताना है कि इट किसको, ठीक है, रेफर कर रहा है ऑन पार्ट ऑफ इट, अगेन मेमोरी को, बिकॉज बात ही मेमोरी की हो रही है। और इसके बाद कब आपको प्रैक्टिस करनी है किस चीज़ की, कि आपको सिनोनिम जो हैं वो आने चाहिए, ठीक है, सिनोनिम और एंटोनिम। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ये MCQs में आपसे पूछे जाएंगे सिनोनिम और एंटोनिम। तो इसके लिए एक ट्रिक भी है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। वर्ड्स से भी आपको सिनोनिम और एंटोनिम मिल सकते हैं कुछ वर्ड्स के। ओपन हो रहा है तो मैं आपको बता देती हूँ। हाँ जी, तो यहाँ पे आपने सिनोनिम पे करना है, ठीक है, देन ट्राई योर पे। तो ये देखिए इधर ये बॉक्स ओपन हो गया, यहाँ पे आप किसी भी वर्ड का सिनोनिम देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ किसका, इरेजिस, और ये कौन सा ओपन हो गया, इरेजिस, इरेजिस। तो इसको आपने कॉपी करना है, लिखने के बाद मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे आके पेस्ट कर देना, पेस्ट करके यहाँ पे सर्च करें इरेज, ठीक है। कुछ वर्ड्स के जो है वो मिल जाएंगे और कुछ वर्ड्स के आपको यहाँ से भी नहीं मिलेंगे, इसलिए आप सिनोनिम और एंटोनिम की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। आप किसी वर्ड का भी आपको सिनोनिम MCQs में पूछा जाता है, तो आप क्या करें, आप यहाँ पे लिखें, ठीक है, और लिख के कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करें। और अगर ठीक है, अगर आपको यहाँ पे मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज़ जो आपको लगता है वो आप लगा लें। मोस्टली वर्ड्स के वैसे यहाँ से मिल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एंटोनिम की प्रैक्टिस करें। सिनोनिम कौन सा आता है, वो जो सेम वर्ड्स होते हैं और जिनका सेम मीनिंग होता है, ठीक है, और एंटोनिम जिनका ऑपोजिट मीनिंग होता है। नेक्स्ट इस तरह की एग्जांपल्स पूछी जा सकती हैं कि ऊपर 3-4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है, और नीचे फिल इन द ब्लैंक्स दिए हों और पूछा हो कि ठीक है इन तीनों फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करें, ठीक है, ऊपर जो वर्ड्स दिए हैं उनसे। तो आपने ये बताना है कि कौन सा वर्ड कहाँ पे बेस्ट सूट करेगा, ठीक है, तो वो वर्ड आपने फिल करना है। ये देखिए बहुत सी यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई हैं, इन सब को आप सॉल्व करें, इनका कॉन्सेप्ट क्लियर करें। नीचे भी ये देखिए इधर दी हुई हैं, सॉल्व करके उसने बताया है कि कौन सा वर्ड किधर आएगा। नेक्स्ट लेसन नंबर 19। लेसन नंबर 19 में फर्स्ट ऑफ ऑल उसने पैराग्राफ से दिए हुए हैं, सेम उसी तरह से इसकी भी एक्सरसाइज दी हुई है आपको सॉल्व करने के लिए कि मेन आइडिया फाइंड करें, ट्रू फॉल्स लगाएं, लोकेटिंग इंफॉर्मेशन, कॉन्टेक्सचुअल रेफरेंस, सेम उसी तरह से ये गेन दी हुई है। ये जो आपको एग्जांपल्स एक्सरसाइजेस दी हुई हैं, ठीक है, एग्जांपल्स के तौर पे इनको आप सॉल्व किया करें, ठीक है, बिकॉज जिस तरह की ये एक्सरसाइजें दी हुई हैं इसी तरह का आपको पेपर में पूछा जाएगा। नेक्स्ट लेसन नंबर 20। लेसन नंबर 20 में क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसने पैराग्राफ ही दिए हुए हैं और उसका मेन आइडिया फाइंड करना है, सेम उसी तरह से एक्सरसाइज दी हुई है उसको भी सॉल्व करना है। जितनी आप एक्सरसाइजेज सॉल्व करेंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। ये देखें सेम उसी तरह फिल इन द ब्लैंक्स दी हुई हैं और ऊपर ऑप्शंस दिए हुए हैं कि कौन सा यहाँ पे बेस्ट सूट कार्ड है वो बताना है। तो इस तरह का भी आपको 100% पूछा जाएगा, इसकी भी ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें।
सेम उसी तरह से ऊपर वर्ड दिए हुए हैं, नीचे फिल इन द ब्लैंक्स दी हुई हैं, पूछा गया है, ठीक है। तो ये देखिए डेफिनेशंस हैं, डेफिनेशंस भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स पे पूछी जा सकती है, ऊपर ऑप्शन दिए हुए, तो डेफिनेशंस को भी आपने अच्छे से करना है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन है, ठीक है। टर्म क्लासिफिकेशन मीन्स टू सेपरेट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम वन अनदर। क्लासिफिकेशन का मतलब है कि ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे से सेपरेट करना, अलग करना। The simplest classification divides things into those that show groups of characteristics that are shared and those that are not, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट करता है, यही इसका मीनिंग है। और जनरल टू स्पेसिफिक, यूजुअली जो है जनरल टू स्पेसिफिक सेपरेशन करता है। सेम उसी तरह से नीचे एक्सरसाइज दी हुई है, उसको आपने सॉल्व करना है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। लेसन नंबर 21, लेसन नंबर 21 में फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट की आपने डेफिनेशन करनी है, ठीक है। यहाँ पे बताया हुआ है कि फ्लो चार्ट जो है वो दो तरह के होते हैं, कि फ्री हैंड वर्डियन और नीटेड और ग्राफिक आउटलाइन। ये 2-3 लाइनें मैंने अंडरलाइन किया है, ये आपने रीड करनी है। उसके बाद फ्लो चार्ट में एक स्टार्ट पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट होता है, ठीक है। तो स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट क्या करता है, वो प्रोग्राम के स्टार्ट को शो करता है, और स्टॉप पॉइंट प्रोग्राम के एंड को। ये आपने देखना है, ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट उसी तरह से एक्सरसाइज दी हुई है, इसको भी सॉल्व करें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग में इजाफा होगा। नेक्स्ट है मेकिंग प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन क्या है? प्रिडिक्शन मतलब जैसे ये महकमा मौसमियात होता है, ठीक है। तो ये प्रिडिक्ट करते हैं हमें कि नेक्स्ट वीक क्या होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक में बारिश होगी या नहीं होगी, तो ये प्रिडिक्ट करते हैं, प्रिडिक्ट करना ही है। और या प्रिडिक्शन इज़ अ स्टेटमेंट अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट विच इज़ रिलेटेड टू अ प्रियर कंडीशन टू बिगिंग फुलफिल, ठीक है। प्रिडिक्शन वही है, एक स्टेटमेंट है, ठीक है, जो हमें आगे के बारे में बता दिया, ठीक है। जैसे मैं कल के बारे में बताऊं कि हाँ कल धूप लगेगी या नहीं, कल बारिश होगी या नहीं, ठीक है। तो ये प्रिडिक्शंस ही है। तो कि हम एडवांस में फ्यूचर की बात करना, ये प्रिडिक्शन होता है। नेक्स्ट ये देखिए कंडीशन बता रहा है, कंडीशन के अकॉर्डिंग प्रिडिक्शन बता रहा है, ठीक है। प्रिडिक्शन में क्या कह रहा है, कंप्यूटर वुड नॉट बी यूज मच, के फ्यूचर में जो कंप्यूटर है वो ज़्यादा यूज़ नहीं होंगे, ठीक है। ये प्रिडिक्ट कर रहा हो सकता है कि फ्यूचर में कंप्यूटर ज़्यादा यूज़ हो, ठीक है। इसकी बात तो रॉन्ग हो, बट ये प्रिडिक्शन है। प्रिडिक्शन इसी तरह से होती है कि हो भी सकता है और नहीं भी, अंदाज़ा लगाना होता है। लेसन नंबर 22 है। लेसन नंबर 22 जो है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेंटेंसेस के लिहाज से इस तरह में से एमसीक्यूज भी पूछे जा सकते हैं और क्वेश्चन में भी ये पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो थिंकिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग, ठीक है। ये सब एक दूसरे से क्लोजली, ठीक है। अगर आप थिंक करेंगे तो ही आप स्पीक कर सकेंगे, और अगर आप स्पीक अच्छे से करते हैं देन ही आप अच्छे से राइट कर सकेंगे। तो गुड राइटिंग डिपेंड्स ऑन, ठीक है। गुड राइटिंग जो है वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है। उसके लिए 3 रूल्स हैं। रूल ऑफ ग्रामर, ठीक है, और ये 2-3 रूल्स हैं, ये आपने करने हैं। और इनको थोड़ा सा डिटेल में नीचे लिखा हुआ है, वो आपने रीड करना है कि इसमें क्या बताया हुआ है। ग्रामर आपको पता है, उसमें पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, और ठीक है, वर्ड को कैसे फॉर्म करना है, उसमें उनमें रिलेशनशिप वर्ड्स में कैसे बनाना है, ये सब उसमें बताया हुआ। सिंटैक्स टाइप। देन क्या है कि इंग्लिश लैंग्वेज में कितने पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। तो 8 पार्ट ऑफ स्पीच इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। उसके बाद कौन कौन से पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, उनके नेम क्या हैं। यहाँ पे 8 नेम्स लिखे हुए हैं तमाम पार्ट ऑफ स्पीच के, नाउन, वर्ब, प्रोनाउन, ठीक है। ये आपने देख लेने हैं। देयर आर 4 काइंड ऑफ वर्ड्स डेट आर 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच कंबाइंड इनटू 1, ठीक है। तो 4 टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं जो क्या करते हैं, जो वर्ड्स को कंबाइन करते हैं, ठीक है। तो वो चार पार्ट ऑफ स्पीच बताए हुए हैं जो वर्ड्स स्पीच को कंबाइन करते हैं। पार्टिसिपल, ठीक है, जेरेंड, इन्फिनेटिव एंड रिलेटिव एडवर्ब। देन इनको थोड़ा थोड़ा नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है। पार्टिसिपल क्या करता है, वर्ब और एडजेक्टिव को कंबाइन करता है, ठीक है। और जेरेंड क्या करता है, ये वर्ब और नाउन को कंबाइन करता है। और इन्फिनेटिव वर्ब और नाउन को। सेम उसी तरह इन्फिनेटिव और जेरेंड जो है वो सेम है, ये देखें, वो भी वर्ब और नाउन को कंबाइन कर रहे हैं, इसी तरह ये भी वर्ब और नाउन को कंबाइन कर रहे हैं। देन रिलेटिव एडवर्ब है। देन दूसरी टाइप्स को एक थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है, तो ये आपने करना है। कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन मतलब पार्ट्स टू फॉर्म अ होल, मतलब एक एक वर्ड था उनको मिला के हमने जो सेंटेंस बनाई, ये हमारी कंपोजिशन ही थी, ठीक है, पुटिंग टुगेदर।
देन क्या है, राइटिंग के दो टूल हैं, वो आपने यहाँ पे देखने हैं। एक वोकेबलरी, अगर आपको वोकेबलरी आती है तो ही आप राइट कर सकती हैं अच्छे से, ठीक है। और दूसरा ग्रामर, सिंटैक्स, पंक्चुएशन, ये चीज़ें आपको आती हैं देन ही आप अच्छे से राइट कर सकती हैं। देन क्या है, सिंटैक्स की डेफिनेशन है सेंटेंस। सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग अ सब्जेक्ट। कुछ आपको सेंटेंसेस दिए हो सकते हैं और पूछा जा सकता है ये सेंटेंस है या नहीं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये सेंटेंस है या नहीं? वो स्टेटमेंट जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब हो, ठीक है, वो एक सेंटेंस कहलाती है। नीचे हम देख लेते हैं, ही इज़ आर टीचर, ठीक है, ही इज़ आर टीचर। तो ही क्या है, सब्जेक्ट है, और टीचर, ठीक है, तो वो एक टीचर है, उसका काम पढ़ाना है, तो ये एक सेंटेंस है। जिस स्टेटमेंट में सब्जेक्ट और वर्ब होगा वो एक सेंटेंस होगा। तो नेक्स्ट क्या है, सेंटेंसेस की भी टाइप्स हैं। एक सिंपल सेंटेंस होता है, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं। इनकी भी आपने पहचान करनी है कि कौन सा सेंटेंस है, ठीक है। इस तरह से ये आपको क्या कैसे पूछा जाएगा, आपको एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है, इसकी डेफिनेशन भी, या फिर ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि आपको सेंटेंसेस दिए और पूछा हो कि ये कौन सा सेंटेंस है, आइडेंटिफाई करें। तो इसलिए इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर करें। यहाँ पे सिंपल सेंटेंस की डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है, डेट हैज़ ओनली वन सब्जेक्ट एंड वर्ब कम्बिनेशन, और कंप्लीट थॉट होना चाहिए, ठीक है। सेम सिंपल सेंटेंस वही है जो सेंटेंस है कि उसमें एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक वर्ब होना चाहिए और एक कंप्लीट थॉट होनी चाहिए। तो स्पार्क्स फ्लाई अपवर्ड्स, तो स्पार्क्स क्या है, ये सब्जेक्ट है, और फ्लाई उड़ना जो है वो उसका वर्ब है, उसका काम है। तो इसमें कि सेंटेंस में सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, सो ये एक सिंपल सेंटेंस है। इसी तरह से ये देखें, नेक्स्ट एग्जांपल है यहाँ पर सिंपल सेंटेंस। ये एक बात देख लें, ठीक है, सिंपल सेंटेंस में हैव मोर देन वन सब्जेक्ट, सिंपल सेंटेंस के मोर देन वन सब्जेक्ट भी हो सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे 2 सब्जेक्ट दिए हुए हैं, लैम्प और हैजलिट, ठीक है, 2 सब्जेक्ट दिए हुए हैं और एक वर्ब है, रोड लिखना उसका काम है। तो इट्स मीन कि सेंटेंस में सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, इट्स मीन ये एक सेंटेंस है। नेक्स्ट सेम उसी तरह से जैसे सिंपल सेंटेंस में मोर देन वन सब्जेक्ट हो सकते हैं, उसी तरह सिंपल सेंटेंस में मोर देन वर्ब भी हो सकते हैं। उसके बाद एक सिंपल सेंटेंस में, ठीक है, तो इट्स मीन के मल्टीपल सब्जेक्ट हो सकते हैं और मल्टीपल वर्ब्स हो सकते हैं। नेक्स्ट ये उसने दी हुई है आपको थोड़ी एक्सरसाइज दी हुई है, ठीक है, तो सेंटेंसेस को फिल करना है आपने मोर देन वन सब्जेक्ट या मोर देन वन वर्ब्स लगा के। तो इसको आपने सॉल्व करना है। आप 2 भी लगा सकते हैं वर्ब और 1 भी लगा सकते हैं, और 2 सब्जेक्ट्स भी लगा सकते हैं जहाँ पे सब्जेक्ट लगने हैं, और 1 भी लगा सकते हैं, सेम उसी तरह से। जैसे ये देखिए मैं आपको एक सॉल्व करके दिखाती हूँ, डैश गिव मी द बिल, ठीक है, तो डैश गिव मी द बिल, बिल किसने दिया, मैं यहाँ पे ये भी कह सकती हूँ कि अकरम ने मुझे बिल दिया, अकरम गिव मी बिल। और मैं यहाँ पे मोर देन वन भी सब्जेक्ट लगा सकती हूँ कि अली एंड अकरम ने मुझे बिल दिया। तो इसी तरह से यही बस यहाँ पे आपको एक्सरसाइज में बताया हुआ कि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें। देन है सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस जो है वो क्या करते हैं, मोर देन 2 थॉट्स को कंबाइन करता है, ठीक है। तो सिंपल सेंटेंस में एक थॉट होती है और एक सब्जेक्ट और वर्ब। तो कंपाउंड सेंटेंस में एक से ज़्यादा थॉट्स होती हैं, मोर देन 2 थॉट्स। अब ये देखें, साइमा वांट्स बिरयानी फॉर डिनर, ठीक है, साइमा क्या चाहती थी कि डिनर में बिरयानी बनाए, ठीक है, बट शी फॉरगेट टू बाय मीट, लेकिन वो गोश्त लेना भूल गई, ठीक है, साइमा गोश्त लेना भूल गई, ये एक सेंटेंस है। और साइमा बिरयानी चाहती थी डिनर में, ये 2 सेंटेंस है, 2 कंप्लीट सेंटेंसेस हैं, ठीक है, 2 कंप्लीट सेंटेंसेस, इट्स मीन ये कंपाउंड सेंटेंस हैं, ठीक है। ये देखें यहाँ पे सब्जेक्ट भी है और यहाँ पे वर्ब भी है, तो इट्स मीन ये कंप्लीट सेंटेंस है। यहाँ पे भी एक सब्जेक्ट है शी, और फॉरगेट भूल जाना, ठीक है, ये वर्ब है, तो इट्स मीन ये भी एक बाय करना, ये वर्ब है, ठीक है, तो इट्स मीन ये भी एक सेंटेंस है। 2 सेंटेंस जब मिल गए तो वो क्या बन गया, कंपाउंड सेंटेंस। देन यहाँ पे कुछ ज्वाइनिंग वर्ड्स बताए हुए हैं। इस सेंटेंस में ज्वाइनिंग वर्ड कौन सा है, बट,
ज्वाइनिंग वर्ड वो होती हैं जो दो सेंटेंसेस को आपस में कंबाइन कर रहे होते हैं, जो दो सेंटेंसेस को आपस में मिला रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे बट जो है ये दोनों सेंटेंस को आपस में कंबाइन कर रहा है, तो एंड भी टू सेंटेंसेस को आपस में कंबाइन करता है, इट्स मीन ये भी ज्वाइन वर्ड है, ठीक है। सो, फॉर, गेट और नॉट, ये तमाम जो वर्ड्स हैं यहाँ पे ये ज्वाइनिंग वर्ड्स हैं, बिकॉज ये सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं। नेक्स्ट थर्ड टाइप्स है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा आता है? जिसमें हमारे पास एक कम से कम एक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट हो और कम से कम एक डिपेंडेंट स्टेटमेंट हो। इंडिपेंडेंट कौन सी होती है? जो हम, ठीक है ना, जो सेकंड सेंटेंस ना भी हो फिर भी हम फर्स्ट सेंटेंस को लिख सकें, ठीक है, बता सकें, तो वो एक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है। कि मतलब फर्स्ट सेंटेंस से हमको पता चल जाए कि क्या बात हो रही है, तो ये एक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है। बट डिपेंडेंट स्टेटमेंट कौन सी है? जो हम बात तो कर रहे हैं, ठीक है, बट हमको ये समझ ना आए हमें कि हमें ये ना समझ आए कि क्या कि बात क्या हो रही है, उसके लिए हमें फर्स्ट सेंटेंस को रीड करना पड़े। तो इट्स मीन कि वो सेकंड सेंटेंस जो है वो डिपेंडेंट स्टेटमेंट है। जैसे यहाँ पे ये देखें एग्जांपल बताई हुई, व्हेन द सेंचुरी बिगन, ठीक है, देयर वर मैनी नॉन कॉफ़ी हाउसेस इन द सिटी। क्या कह रहा है कि जब सेंचुरी स्टार्ट हुई तो क्या हुआ कि देयर वर मैनी नॉन कॉफ़ी हाउसेस इन द सिटी, तो सिटी में बहुत से नॉन कॉफ़ी हाउसेस थे। तो अब हमें ये पता चल रहा है कि सिटी में बहुत से नॉन कॉफ़ी हाउसेस हैं, ठीक है। सेकंड सेंटेंस से हमें पता चल रहा है कि सिटी में बहुत से नॉन कॉफ़ी हाउसेस हैं। बट हमें जब हम फर्स्ट सेंटेंस को हम रीड करेंगे तो हमें कुछ पता नहीं चला कि बात क्या हो रही है। व्हेन द सेंचुरी बिगन, जब सेंचुरी स्टार्ट हुई, सेंचुरी शुरू हुई, तो इससे तो कुछ पता नहीं चल रहा कि जब सेंचुरी स्टार्ट हुई तो क्या हुआ, हमें कुछ समझ नहीं आ रही है। इट्स मीन कि ये डिपेंडेंट है और ये सेकंड सेंटेंस जो है ये इंडिपेंडेंट है। बिकॉज अगर हम व्हेन द सेंचुरी बिगन स्टार्ट ना भी कहें, ठीक है, हम जस्ट ये कर दें कि देयर वर मैनी नॉन कॉफ़ी हाउसेज इन द सिटी, सिटी में बहुत से नॉन कॉफ़ी हाउसेज हैं, तो इट्स मीन ये एक क्लियर स्टेटमेंट है और ये एक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वही है जिसमें एक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट हो और एक डिपेंडेंट स्टेटमेंट हो। इसकी अच्छे से पहचान करें, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। देन है डिपेंडेंट स्टेटमेंट्स ऑल्सो बिगन, ठीक है। तो डिपेंडेंट स्टेटमेंट्स की आपको एक पहचान जो है, ठीक है, वो इस वर्ड से आप कर सकते हैं कि उसके आगे एक डिपेंडेंट वर्ड होगा। जैसे सच, आल्सो, ठीक है, ये डिपेंडेंट वर्ड्स हैं। तो इन वर्ड से भी आपको पता चल सकता है कि कौन सा सेंटेंस जो है वो डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे डिपेंडेंट वर्ड्स थोड़े से बताए हुए हैं, ठीक है। डिपेंडेंट वर्ड्स क्या होते हैं? जो वर्ड्स आल्सो, एज, इवन, ठीक है, यहाँ पे आल्सो, एज एंड इवन, ये तीनों क्या हैं? ये डिपेंडेंट वर्ड्स हैं। इफ़ इंट्रोड्यूस स्टेटमेंट देन दे आर डिपेंडेंट, मतलब अगर कोई स्टेटमेंट इन वर्ड्स से स्टार्ट हो रही है तो वो क्या है? वो डिपेंडेंट स्टेटमेंट है। देयर आर वेरियस अदर डिपेंडेंट्स, ठीक है। और इंडिपेंडेंट वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, ठीक है। ये डिपेंडेंट वर्ड्स आपको एमसीक्यूज में पूछे जाएंगे, या फिर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है पंक्चुएट। पंक्चुएट भी वही है डिपेंडेंट वर्ड्स। डिपेंडेंट वर्ड्स की आपको यहाँ पे पूरी लिस्ट दी हुई है कि कौन कौन से वर्ड्स जो हैं वो डिपेंडेंट हैं, ताकि आप उनको पहचान सकें और जब आप सेंटेंस में उन वर्ड्स को देखें तो आपको पता चल जाए कि ये डिपेंडेंट स्टेटमेंट है या नहीं। तो इसकी भी यहाँ पे प्रैक्टिस दी हुई है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज ज़रूर किया करें, जितनी आप एक्सरसाइज करेंगे उतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग में इजाफा होगा। नेक्स्ट है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट, लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंस है ये। तो ये क्या होता है? ये कंपाउंड सेंटेंस है, कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है, और एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट। तो इसमें कंपाउंड और कम्प्लेक्स दोनों की जो डेफिनेशन थी वो कंबाइन होकर आएगी, ठीक है। तो कंसिस्ट ऑफ अ कंपाउंड सेंटेंस, सेंटेंस जो है वो कंपाउंड भी होना चाहिए। इट्स मीन के टू आर मोर इंडिपेंडेंट एंड एटलीस्ट वन डिपेंडेंट। इसमें क्या है कि दो स्टेटमेंट्स ऐसी होनी चाहिए जो इंडिपेंडेंट हों और एक स्टेटमेंट जो है वो ऐसी होनी चाहिए जो डिपेंडेंट हो। तो आई थिंक इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की अब तक आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट ये नीचे लेसन का रिव्यू थोड़ा सा दिया हुआ है, अगर आप ये सॉल्व खुद करेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। ये उसी सूरत में आप सॉल्व कर सकेंगे अगर आपने ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं उनको आप क्लियर करें, अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें। तो लेसन नंबर 22 तक हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है लेसन नंबर 23, तो ये फाइनल का है।
तो आपने अच्छे से स्टडी करनी है और मैं आपके साथ MCQs की फ़ाइल भी जल्द से जल्द शेयर करूँगी और आपको पेपर पैटर्न भी दिखा दूँगी एक दफ़ा कि किस तरह से पेपर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके लिए मैं आपको एक पेपर जो है वो दिखा दूँगी।